हेलो। और आज के इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंडिया सेक्रेड टेम्पल आर्किटेक्चर। मेरे साथ है राजीव सर, जो एक एनर्जेटिक अंदाज में आज हमें ये टॉपिक समझाएंगे। तो चलो अंजलि, अब हम अपनी पहली स्लाइड देखते हैं। यहाँ इस स्लाइड पर ध्यान दो, इस 3D विजुअल को देखो। अच्छा, ये तो एक चमकता हुआ भारत का 3D गोल्डन मैप है। बिल्कुल। और इस मैप में अलग अलग मंदिर ब्राइट लाइट बीम्स यानी रोशनी की किरणों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देख रहे हो? हाँ सर, ये तो किसी पावर ग्रिड जैसा लग रहा है। और इसकी हेडलाइन में लिखा है, मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, हमारी प्राचीन सॉफ्ट पावर है। सही पढ़ा। देखो अंजलि, मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं थे, ये हमारी हजारों साल पुरानी शिल्पा शास्त्र के जीवित सबूत हैं। शिल्पा शास्त्र? हाँ, और ये मंदिर उस समय पर्यटन यानी टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी के बहुत विशाल स्तंभ थे। नॉर्थ के ऊंचे शिखर से लेकर साउथ के विशाल गोपुरम तक, ये सब भारत की भौगोलिक विविधता और उस जमाने के राजाओं की पॉलिटिकल पावर को दर्शाते हैं। राजीव सर, यहाँ मेरा एक लॉजिकल डाउट है। हाँ, पूछो। एक आध्यात्मिक जगह जहाँ लोग शांति ढूंढने जाते हैं, वो आखिर एक राजा की पॉलिटिकल पावर और एक देश की सॉफ्ट पावर को एक साथ कैसे बढ़ा सकती है? देखो अंजलि, जब एक राजा इतना बड़ा और खूबसूरत मंदिर बनवाता था तो वो दुनिया को अपनी दौलत और इंजीनियरिंग क्षमता दिखाता था। पड़ोसी राज्यों के लोग जब आते थे तो बिना किसी युद्ध के ही उन पर उस राजा का प्रभाव पड़ जाता था। यही तो सॉफ्ट पावर है। ओ, मतलब अपने आर्ट से लोगों को इम्प्रेस करना। वेट सर, यहाँ एक रेड एग्जाम अलर्ट डॉक्स दिख रहा है मुझे। बिल्कुल अंजलि, ध्यान देना। याद रखना, वास्तुकला के इस प्राचीन भारतीय विज्ञान को शिल्पा शास्त्र कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोटेड सर, शिल्पा शास्त्र। गुड। चलो अंजलि, अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां हम नॉर्थ इंडिया के आर्किटेक्चर को क्लोजअप में देखेंगे। इस नए 3D मॉडल पे नजर डालो। वाओ, ये एक नॉर्थ इंडियन मंदिर का ग्लोइंग 3D स्ट्रक्चर है। हाँ, और देखो इसमें ब्लू लाइन से इसके अलग अलग हिस्सों को मार्क किया गया है। सबसे ऊपर जो है वो कलाश है, फिर उसके ठीक नीचे अमलाक, और उसके बाद सीधी रेखा में ऊपर उठता हुआ रेखा प्रसाद शिखर है। राइट। और सबसे नीचे एक स्क्वायर वर्गाकार कमरा है, जिसे गर्भगृह कहते हैं। हेडलाइन भी कह रही है कि हिमालय की चोटियों से प्रेरित नागरा शैली। एकदम सही। नॉर्थ इंडियन मंदिरों का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, उसे नागरा शैली कहलाता है। और इसका डिजाइन हिमालय की ऊंची और सीधी चोटियों से प्रेरित है। अच्छा, इसलिए ये इतने ऊंचे और पॉइंटेड वाले होते हैं। बिल्कुल। ये इंसान के अध्यात्म की ओर ऊपर उठने का एक प्रतीक है, जैसे पहाड़ आसमान को छूते हैं। राजीव सर, एक डाउट आ रहा है दिमाग में। बोलो अंजलि। इन सभी हिस्सों में से गर्भगृह को ही सबसे मुख्य क्यों माना जाता है, और इसे हमेशा आर्किटेक्चर के बिल्कुल सेंटर में ही क्यों रखते हैं? क्योंकि गर्भगृह वो जगह है जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। ये पूरे मंदिर की कॉस्मिक एनर्जी का सेंटर होता है, इसलिए इसको हमेशा बीचों बीच रखा जाता है, ताकि बाकी पूरा मंदिर इसके आसपास एक एनर्जी फील्ड की तरह काम करे। राइट। सर, यहाँ मुझे एक और रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स स्पॉट हुआ है। हाँ, तो एग्जाम के लिए जरूरी है कि नागरा शैली में गर्भगृह हमेशा वर्गाकार यानी स्क्वायर होता है, और इसका रेखा प्रसाद शिखर इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसे अंडरलाइन कर लो। कर लिया सर। वर्गाकार गर्भगृह और रेखा प्रसाद शिखर। गर्भगृह की शांति से निकलकर चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो हमें और भी ऊंचाई पर ले जाती है। अरे बाप रे, ये विजुअल तो बहुत ही ठंडा लग रहा है। ये एक फ्लोटिंग 3D स्नोई माउंटेन लैंडस्केप का दृश्य है। हाँ, और देखो इसके एक तरफ बर्फ की गुफा में एक चमकता हुआ शिवलिंग है, और दूसरी तरफ एक सीधी पहाड़ी पर एक मंदिर स्थित है। हेडलाइन पढ़ो। हेडलाइन है, भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा, पवित्र एकांत। सही। देखो, हिमालय क्षेत्रों में मंदिर जानबूझकर दुर्गम यानी बहुत डिफिकल्ट रास्तों पर बनाए गए थे। इसे ही सेक्रेड आइसोलेशन कहते हैं। यानी ऐसी जगह जहां पहुंचना आसान ना हो। बिल्कुल। ये एंशिएंट इंजीनियरिंग के बेहतरीन उदाहरण है। जैसे अमरनाथ की गुफा को ही ले लो। ये 3888 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां बर्फ का शिवलिंग चंद्रमा के चक्र के साथ घटता और बढ़ता है। वाओ, मैजिकल। और बद्रीनाथ, जिसे आदि शंकराचार्य द्वारा अलकनंदा नदी पर स्थापित किया गया था। या फिर केदारनाथ, जो मंदाकिनी नदी के तट पर एकदम एक्सट्रीम वेदर में खड़ा है। सर, मुझे हैरान। सर, यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। अंजलि ध्यान देना, ये बहुत बार पूछा जाता है।
वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। त्रिकुटा पहाड़ियां याद रखना। डन सर, त्रिकुटा पहाड़ियां। पहाड़ों के इस पवित्र एकांत के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां दो अलग धर्मों और कला का मिलन होता है। इस 3D विजुअल को ध्यान से देखो अंजलि। ये तो 3D गोल्डन टेम्पल है, यानी हरमंदिर साहिब। ये एक बहुत ही शांत और नीले पानी के बीच तैरता हुआ सा लग रहा है। कितना खूबसूरत है। सच में बहुत खूबसूरत है। इसकी हेडलाइन है, जहां इस्लामी और हिंदू वास्तुकला का अद्भुत संगम होता है। संगम मतलब दोनों का ब्लेंड। हाँ, इसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। 1581 में गुरु अर्जन देव जी ने इसका निर्माण शुरू किया था और उससे पहले 1577 में गुरु रामदास जी ने ये अमृत सरोवर पूरा करवाया था। ये हिंदू, राजपूत और इस्लामी शैलियों का एक अनूठा और खूबसूरत समन्वय। और उस पे वो सोने की परत। बिल्कुल। 1830 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसकी छतों और दीवारों पर असली सोने की परत चढ़वाई थी, जिससे इसकी चमक और बढ़ गई। पर राजीव सर, मैं सोच रही हूँ, राजपूत और इस्लामी ये दोनों तो बिल्कुल अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स है। फिर हरमंदिर साहिब में इन दोनों का इतना सीमलेस ब्लेंड कैसे अचीव किया गया होगा? दोनों आपस में क्लैश नहीं करते? यही तो उन कारीगरों की मास्टर क्लास थी। उन्होंने आर्चेस और डोम्स को इस तरह बैलेंस किया कि वो एक दूसरे को काटने के बजाय कॉम्प्लीमेंट करते थे। ये एक मिलीजुली संस्कृति की जीत थी। सर, यहाँ बॉटम राइट में रेड एग्जाम अलर्ट स्पॉट किया मैंने। हाँ, और सभी ध्यान दें, स्टूडेंट्स और अंजलि याद रखें, हरमंदिर साहिब चारों दिशाओं में खुले दरवाजों के साथ बनाया गया है, जो सभी धर्मों के लिए समानता यानी इक्वालिटी का सबसे बड़ा प्रतीक है। चारों दिशाओं में खुले दरवाजे, बहुत खूबसूरत थॉट है ये। नॉर्थ की इस इंक्लूसिव ब्यूटी के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां साउथ इंडिया का विशाल रूप सामने आता है। अब इस स्लाइड का स्केल देखो। ओ बाप रे, ये 3D साउथ इंडियन गोपुरम तो बेहद ऊंचा है और इसके साइड में 216 फीट की ऊंचाई मार्क की गई है। हाँ, और इसके बेस पर देखो, सोने के 2 हाथी खड़े हैं, जो इसकी विशालता का अंदाजा दे रहे हैं। हेडलाइन पढ़ो इसकी। चोला और विजयनगर साम्राज्यों का शक्ति प्रदर्शन। बिल्कुल। यहाँ हम द्रविड़ा शैली की बात कर रहे हैं। नॉर्थ में नागारा था, साउथ में द्रविड़ा। यहाँ मुख्य मंदिर के शिखर को विमाना कहा जाता है और जो बाहर विशाल प्रवेश द्वार होता है उसे गोपुरम कहते हैं। राइट, विमाना और गोपुरम। ये विशाल आकार सिर्फ धर्म के लिए नहीं था अंजलि, ये चोला और विजयनगर शासकों की राजनीतिक शक्ति और आपस की प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का प्रदर्शन थे। खासकर विजयनगर काल में इनकी ऊंचाई और नक्काशी अपने चरम पर पहुंच गई थी। सर, मेरे एक डाउट है यहाँ पर। आमतौर पर तो मंदिर का मेन हिस्सा जहां भगवान होते हैं वो सबसे ऊंचा होना चाहिए, है ना? पर साउथ इंडिया में प्रवेश द्वार यानी गोपुरम को मेन मंदिर से भी लंबा क्यों बनाया गया? बहुत अच्छा सवाल है। इसका रीजन पॉलिटिकल था। राजा चाहते थे कि मीलों दूर से ही लोगों को उनके राज्य की शक्ति का अंदाजा हो जाए। जब कोई व्यापारी या दुश्मन शहर की तरफ देखे तो उसे सबसे पहले वो आसमान छूता गोपुरम दिखे। ये एक तरह का इंटिमिडेशन और प्राइड दोनों था। ओह, मतलब पावर का शो ऑफ। सर, रेड अलर्ट दिख रहा है यहाँ। हाँ। अंजलि, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। बृहदेश्वरा मंदिर राजा चोला प्रथम द्वारा बनवाया गया था और ये चोला साम्राज्य की शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसे याद रखना। क्या? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ का 3D विजुअल तुम्हें किसी बैंक या खजाने जैसा लगेगा। हाँ सर, ये एक डीप स्टोन कॉरिडोर है जिसमें बहुत सारे खंबे हैं और इसके बीचों बीच एक ग्लोइंग खजाने का बक्सा है जिसमें से सोने के सिक्के बाहर गिर रहे हैं। ये विजुअल एक सच्चाई दिखाता है। हाँ। हेडलाइन देखो, जहां धर्म, शिक्षा और अर्थव्यवस्था एक हो गई। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। हाँ। रॉयल पेट्रियनेज यानी राजकीय संरक्षण के कारण साउथ के मंदिर आर्ट, एजुकेशन और लोकल इकोनॉमी के सबसे बड़े केंद्र बन गए थे। अच्छा। उदाहरण के लिए मदुरई के मीनाक्षी मंदिर को देखो। इसमें 14 विशाल गोपुरम है और 1000 स्तंभों वाला आयरम काल मंडपम है। और रामेश्वरम के रामानाथ स्वामी मंदिर को देख लो। इसका कॉरिडोर 1200 मीटर लंबा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। मेरी नजर एग्जाम अलर्ट पर पड़ गई है। हाँ, तो नोट करो। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों की 7 चोटियों पर स्थित है। इन 7 चोटियों को वेंकटाद्री कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में आता है। इकोनॉमी के इस गोल्डन एरा को समझने के बाद चलो अब अगली फ्लाइट देखते हैं, जो सीधे साइंस और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी है। इसको देखकर तुम और हैरान होगी। तेरी तो एक 3D पत्थर के विशाल रथ का पहिया है। मुझे लग रहा है ये कोणार्क का व्हील है
और इसके चारों ओर ग्लोइंग एस्ट्रोनॉमिकल सिंबल्स और गियर्स घूम रहे हैं। बिल्कुल सही पहचाना। ये ओडिशा की कलिंगा शैली है। और हेडलाइन पढ़ो इसकी। पत्थर में उकेरी गई खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग। कलिंगा आर्किटेक्चर अपनी बेहतरीन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 13वीं सदी में राजा नरसिम्हादेव प्रथम द्वारा बनवाया गया कोणार्क सूर्य मंदिर इसका पीक है। इसे एक विशालकाय रथ के रूप में बनाया गया है। राइट, जिसे घोड़े खींच रहे हैं। हाँ, और इसके 12 पहिए 12 ब्रह्मांडीय गति यानी कॉस्मिक मोशंस और समय की बिल्कुल सटीक गणना करते हैं। ये सिर्फ डिजाइन नहीं, फंक्शनिंग सनडायल्स हैं। मैं इसी बारे में सोच रही थी राजीव सर, जब उस जमाने में मॉडर्न टेलीस्कोप्स या एक्यूरेट मैकेनिकल क्लॉक्स नहीं थे, तो इन पत्थरों के पहियों में इतनी एक्यूरेट टाइम कैलकुलेशन कैसे उकेरी गई होगी? देखो अंजलि, उनका पूरा ध्यान आसमान पर था। उन्होंने सूरज और छाया के एंगल्स को इतने सालों तक प्रैक्टिकली स्टडी किया था कि उन्हें पत्थर को तराश कर एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक संडाल बनाना आता था। ये मैथ और आर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। सर, यहाँ एग्जाम अलर्ट बॉक्स में कुछ अलग लिखा है। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिविया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां लकड़ी की हैं, जिन्हें हर 12 साल में नव कालेवर अनुष्ठान के तहत बदला जाता है। याद रखना, पत्थर नहीं, लकड़ी की मूर्तियां। नव कालेवर अनुष्ठान हर 12 साल में, ये तो सच में यूनिक फैक्ट है। पत्थरों में छुपी साइंस सीख ली। अब कला की बारी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां हम आर्ट की डेप्थ में जाएंगे। इस 3D कंपैरिजन विज खाता है। हाँ, जो हेडलाइन हाँ, इसमें दो अलग चीजें हैं। एक तरफ खजुराहो के मंदिर की दीवार है, जिसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास से बड़ा करके दिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ लाल ईंटों यानी ब्रिक्स से बना एक ग्लोइंग मीनार जैसा महाबोधि मंदिर है। बिल्कुल। हेडलाइन देखो, ईंटों की मीनारें और कथात्मक घनत्व का चरम। कथात्मक घनत्व, ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। इसका मतलब है नैरेटिव डेंसिटी। खजुराहो, जो चंदेल डायनेस्टी ने बनाए थे, वहां पत्थरों पर मानवीय भावनाओं, आध्यात्म और शारीरिक सुंदरता का इतना डिटेल्ड काम है कि हर इंच एक कहानी सुनाता है। दूसरी तरफ सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया महाबोधि मंदिर है, जो लाल ईंटों का बना है। हाँ, वो 50 मीटर ऊंचा मीनार-नुमा शिखर है। ये अर्ली इंडियन आर्किटेक्चर में ईंटों के प्रभावी उपयोग का सबसे शानदार उदाहरण है। दोनों अपनी जगह मास्टरपीसेस हैं। सर, खजुराहो को लेकर सबके दिमाग में एक सवाल आता है। चंदेल शासकों ने आखिर मंदिरों की बाहरी दीवारों पर आध्यात्म के साथ साथ फिजिकल ब्यूटी और कामुकता को इतनी डिटेल में उकेरने का निर्णय क्यों लिया होगा? ये फिलॉसफी का हिस्सा था अंजलि। मंदिर के बाहर का हिस्सा दुनिया के डिजायर्स और भौतिक जीवन को दर्शाता है। आइडिया ये था कि आप इन सभी डिजायर्स को बाहर ही छोड़ दें, और जब आप मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाएं तो वहां सिर्फ शांति और आध्यात्म बचे। ओ, मतलब बाहर की दुनिया का शोर बाहर ही छोड़ाना। वाओ। सर, एग्जाम अलर्ट बॉक्स देखिए। हाँ, सब लोग इस पर नोट बनाएं। खजुराहो के मंदिर नगरा शैली में बने हैं और अपनी आध्यात्मिक तथा कामुक मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इसमें स्टाइल पूछा जा सकता है, तो याद रहे ये नगरा शैली है। ठीक है सर, नगरा शैली। इतनी सुंदरता बनाने के बाद हमें इसकी रक्षा भी करनी थी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां लचीलेपन यानी रेजिलियंस की कहानी है। इस विजुअल को देखो। एकदम सिनेमैटिक विजुअल है ये तो। बिखरी हुई ईंटों और पत्थरों के ढेर के बीच से एक चमकता हुआ मंदिर ऊपर उठ रहा है, और मंदिर के ऊपर 3 झंडे और एक ग्लोइंग शील्ड या ढाल तैर रही है। ये ढाल ही इसकी हेडलाइन है। आक्रमणों को हराकर बार बार उठ खड़े होने की कहानी। बार बार उठ खड़े होना यानी तोड़ने के बाद दोबारा बनाना। बिल्कुल। वेस्टर्न इंडिया, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र के मंदिरों में लचीलेपन और डिफेंसिव आर्किटेक्चर को प्रायोरिटी दी गई, क्योंकि बाहरी हमले बहुत होते थे। ओह, इसलिए उन्होंने डिफेंस पर ध्यान दिया। हाँ, इन हमलों से बचने के लिए मंदिरों को ऊंचे चबूतरों यानी हाई प्लेटफॉर्म्स और मजबूत घेरेबंदी के साथ बनाया जाता था। उदाहरण के लिए गोमती नदी के तट पर स्थित 5 मंजिला द्वारकाधीश मंदिर को देखो। अपने ऊंचे शिखर और विशाल ध्वजा के लिए ये मशहूर है, और इसने हर तूफान का सामना किया है। सर, मैं क्यूरियस हूँ, अगर कोई दुश्मन की बड़ी सेना हमला कर रही हो, तो सिर्फ एक ऊंचा चबूतरा मंदिर की रक्षा में कैसे मदद कर सकता था? देखो,
जब दुश्मन भारी संख्या में आते हैं ना, तो ऊंचा चबूतरा उन्हें स्लो डाउन कर देता है। ऊपर खड़े मंदिर के रक्षकों को नेचुरली एक हाइट एडवांटेज मिलता था, जहां से वो इजीली तीर या पत्थर फेंक कर डिफेंड कर सकते थे। वो एक तरह का मिनी फोर्ट्रेस बन जाता था। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। सर, यहाँ रेड बॉक्स की तरफ पॉइंट कर रही हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है ये अंजलि। सोमनाथ मंदिर को इतिहास में कई बार तोड़ा गया, पर इसका जो वर्तमान भव्य स्वरूप हम देखते हैं वो 1951 में सरदार पटेल द्वारा बनवाया गया था। ये एग्जाम पॉइंट पूछते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां हम अर्थ के ज्योग्राफी मॉडल को समझेंगे। ओके, यहाँ पर 2 3D अर्थ हाव्स हैं, यानी पृथ्वी के आधे हिस्से। एक हिस्से पर हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं जहां एरोज ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, और दूसरे आधे हिस्से पर एक तटीय यानी कोस्टल इलाका है जहां मंदिर मजबूत दीवारों से घिरा है और एरोज बाहर से आते हुए इनवर्ड अटैक्स को दिखा रहे हैं। एकदम परफेक्ट डिकोड किया तुमने। इसकी हेडलाइन ही ये है, कैसे भूगोल ने तय किया भारतीय मंदिरों का डिजाइन। भूगोल यानी ज्योग्राफी? हाँ, पहाड़ी भूगोल जैसे नॉर्थ इंडिया में उन्होंने हिमालय की नकल करते हुए आसमान की तरफ उठते हुए शिखर बनवाए, जो शांति और एलिवेशन दर्शाते हैं। जबकि तटीय भूगोल जैसे साउथ और वेस्ट में वहां समुद्री और जमीनी हमलों का लगातार खतरा था, इसलिए वहां एरोज हमले दिखा रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए वहां रक्षक दीवारें और विशालकाय प्रवेश द्वार यानी गोपुरम बनाए गए। ज्योग्राफी ने आर्किटेक्चर को डिक्टेट किया। राजीव सर, मेरा एक डीप डाउट है। क्या इस ज्योग्राफी और हमलों के अलावा वहां के लोकल क्लाइमेट और मौसम ने भी उन पत्थरों और डिजाइन्स की लॉन्जिविटी यानी उम्र पर कोई असर डाला? बहुत गहरा सवाल है। हाँ, बिल्कुल असर डाला। समुद्र के पास नमक और हवा पत्थर को काट देती है, इसलिए कोस्टल मंदिरों में ऐसे कठोर पत्थर इस्तेमाल हुए जो मौसम की मार झेल सकें। हर डिजाइन एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टेड था। अमेजिंग। सर, एग्जाम अलर्ट बॉक्स फ्लैश हो रहा है। इस भूगोल से जुड़ा एक और फैक्ट याद रखना। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता था, जिसका उपयोग प्राचीन नाविक यानी सेलर्स समुद्र में दिशा जानने के लिए करते थे। वो समुद्र से एक काले पिलर जैसा दिखता था। ब्लैक पगोड़ा? नाविक इसका यूज करते थे, मतलब नेविगेशन के लिए। ग्रेट। इस लंबे सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं, जहां दुनिया इन मंदिरों के बारे में क्या कहती है हम वो देखेंगे। इस विजुअल में एक प्राचीन 3D स्क्रोल है और इस पार्चमेंट पर मंदिरों के आइकन्स के साथ 3 सुनहरी वैक्स सील्स यानी गोल्डन स्टैम्प्स लगी हुई हैं। ये किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जैसा लग रहा है। ये सच में एक ऑफिशियल स्टैंप ऑफ अप्रूवल ही है। हेडलाइन पढ़ो, दुनिया ने माना भारतीय स्थापत्य कला का लोहा। यहां हम यूनेस्को की बात कर रहे हैं। ओह, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। हाँ अंजलि, इन बेजोड़ तकनीकों और कला के कारण भारतीय मंदिर सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी मानवता की साझा विरासत यानी शेयर्ड हेरिटेज बन गए हैं। और यही चीज भारत को एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर बनाती है। कौन सी साइट्स हैं इसमें? मैं लिस्ट बताता हूँ। यूनेस्को धरोहर साइट्स में खजुराहो, कोणार्क, महाबोधि, महान चोला मंदिर और हम्पी के स्मारक शामिल हैं। ये सब उस यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पर खरे उतरते हैं। सर, मैं यही सोच रही थी, इतने सारे मंदिर हैं हमारे देश में, लाखों में होंगी गिनती, तो यूनेस्को आखिर किन स्पेसिफिक पैरामीटर्स के बेस पर इन्हें चुनता है? यूनेस्को देखता है कि क्या ये स्ट्रक्चर मानवता की क्रिएटिव जीनियस का मास्टरपीस है, क्या इसने हिस्ट्री में आर्किटेक्चर को एक नया मोड़ दिया है। अगर उन पैरामीटर्स पर मंदिर पास होता है तभी वो ग्लोबल लिस्ट में आता है। राइट। सर, फाइनल रेड बॉक्स यहाँ है, इसको मिस मत करना। पट्टादकल के मंदिर समूह जो कर्नाटका में है वो भी एक यूनेस्को साइट है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ नागरा और द्रविड़ा दोनों शैलियों का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। मतलब नॉर्थ और साउथ दोनों स्टाइल्स एक ही जगह पर। बिल्कुल, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर, ये पूरा सेशन सच में आंखें खोलने वाला था। हाँ, अगर हम आज का सेशन समराइज करें तो हमने नागरा के हिमालयन शिखरों से लेकर द्रविड़ा के जायंट गोपुरम्स तक का सफर तय किया। भूगोल ने कैसे डिजाइन को बदला, हमलों ने कैसे लचीलेपन को मजबूत किया और कैसे एक धार्मिक स्थल एक लोकल इकोनॉमी का इंजन बन गया। ये एंशिएंट आर्किटेक्चर कितना एडवांस था, ये आज हमने फील किया। बिल्कुल सर, इन पत्थरों में सच में विज्ञान